नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग थायराइड ग्लैंड के क्लिनिकल एस्पेक्ट अर्थात अप्लाइड एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अब लोग क्लिनिकल एस्पेक्ट किस तरह से थायराइड ग्लैंड का है, उसमें कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आता है कि अगर थायराइड ग्लैंड में कोई भी स्वेलिंग हो गई हो या कोई एबनॉर्मल चेंजेज हो रहा है तो उसको पल्पेट करना ज़रूरी होता है कि इन जनरल पल्पेशन करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला क्लिनिकल एस्पेक्ट होता है पल्पेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो किस तरह से पल्पेट करते हैं, जब क्लिनिक में जाते हैं तो डॉक्टर किस तरह से पल्पेट करते हैं तो वो बताया गया है। जनरली क्या होता है, पल्पेट कब करते हैं तो एनी स्वेलिंग इन द थायराइड ग्लैंड या ग्वाइटर, कोई भी स्वेलिंग है थायराइड ग्लैंड में जिसको हम लोग ग्वाइटर की नाम दे रहे हैं, उस कंडीशंस में उसको पल्पेट करते हैं। सिंपली हम लोग टच करते हैं, पल्पेट करते हैं। तो पल्पेटेड इसका एक ही तरीका है कि जो भी आप पल्पेशन का तरीका होता है, पेशेंट को आगे रखकर, पेशेंट को आगे करके हम उसको पल्पेट करते हैं। तो पेशेंट को मान लीजिए पेशेंट का नेक है, पेशेंट का ये थायराइड ग्लैंड है, तो ये जो नेक रीजन में होता है इसको हम लोग पीछे से, मान लीजिए कोई पल्पेट कर रहा है, पीछे से इस तरह से पल्पेट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया उपाय ये होता है कि किस तरह से कहाँ पर थायराइड ग्लैंड हम लोग को पता था कि हम लोग देखते हैं कि ये जो पार्ट होता है ये आपका थायराइड कार्टिलेज होता है। थायराइड कार्टिलेज की पहचान होती है कि इसका जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है, थायराइड कार्टिलेज का लोअर मोस्ट पार्ट होता है जो कि एक प्रोमिनेंट पार्ट होता है जिसको बोलते हैं लेरेंजियल प्रोमिनेंस। इसको बोलते हैं लेरेंजियल इमिनेंस या लेरेंजियल प्रोमिनेंस। लेरेंजियल प्रोमिनेंस है जिसको हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं, उसके बिलो। तो लेरेंजियल प्रोमिनेंस अगर इस पॉइंट पे है, उसके बिलो और बिहाइंड, बिलो और लेटरल साइड में, उसके बिलो इस्थमस और उसके लेटरल साइड में उसके लोब, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पर्टिकुलर जो थायराइड कार्टिलेज है उसका एक प्रोमिनेंस होता है इंफीरियर साइड में, लोअर पार्ट में, उसको बोलते हैं लेरेंजियल प्रोमिनेंस, उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। उसके थोड़ा सा बिलो जाएंगे, उसके थोड़ा सा बिलो जाएंगे तो ये पल्पेट करते हैं। तो यहाँ पर जो बोनी स्ट्रक्चर पहले था, यहाँ पर कार्टिलेजेस थे, अब ये आपके थायराइड ग्लैंड आ गया। थायराइड ग्लैंड से देखेंगे ये फ्रंट में जिसका इस्थमस पार्ट है, इसको थोड़ा सा लेटरल जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये कहीं कहीं ग्लैंड का पार्ट होता है। तो इस तरह से इसको पल्पेट करते हैं। तो लेरेंजियल प्रोमिनेंस दैट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल बिलो एंड बिहाइंड द बिलो एंड लेटरल टू द थायराइड ग्लैंड। तो इस तरह से पल्पेशन किया जाता है। दूसरा नंबर है इसका, देखेंगे थायराइडोक्टोमी। थायराइडोक्टोमी जैसा कि नाम है, थायराइड का एक्टोमी, थायराइड प्लस एक्टोमी, थायराइड मीन्स थायराइड ग्लैंड की बात कर रहा है। एक्टोमी जहाँ भी टर्म आए, एक्टोमी, ECTOMI, इसका मतलब रिमूवल होता है। तो थायराइड ग्लैंड का रिमूवल कब होता है? इन केस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, जब बहुत अधिक मात्रा में थायराइड ग्लैंड अर्थात हार्मोन सिक्रीट करने लगे, उसकी वजह से शरीर में एबनॉर्मलिटी आने लगे, तो उस केस में थायराइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर करके के थ्रू रिमूव करते हैं। लेकिन इसमें एक जब से जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जानना जरूरी है कि किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब थायराइड ग्लैंड हम लोगों ने पढ़ा था उसके चारों तरफ कैप्सूल की बात किया था। तो कैप्सूल, 2 कैप्सूल की बात किया था। मान लीजिए रेड कलर का जो है ये आपका थायराइड टिश्यू है, ग्लैंड है, हम लोगों ने इस रूप में न बनाकर सिंपली इस तरह से बताया कि ये आपका थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के चारों तरफ जो आउटर मोस्ट कैप्सूल होता है उसको हम लोग देखेंगे। जस्ट इसके थायराइड ग्लैंड से टच में जो लाइनिंग है उसको बोलेंगे ट्रू कैप्सूल। ट्रू कैप्सूल से ही अटैच देख रहे होंगे कि यहाँ पर डिफरेंट आर्टेरियल प्लेक्सस है। तो यहाँ ट्रू कैप्सूल से ही अटैच क्या होता है, आर्टेरियल प्लेक्सस होता है। और ट्रू कैप्सूल के बाहर वाला जो लाइनिंग होता है उसको हम लोग फॉल्स कैप्सूल का नाम देंगे। इस केस में क्या करते हैं, हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि जब थायराइडोक्टोमी करते हैं, थायराइड ग्लैंड को रिमूव करना, इस पार्ट को रिमूव करना है, उस केस में क्या करते हैं कि सिर्फ फॉल्स कैप्सूल्स को हम लोग रिमूव करते हैं। फॉल्स कैप्सूल को रिमूव, जैसे ही फॉल्स कैप्सूल को कट कर लेंगे, फॉल्स कैप्सूल्स को कट करने के बाद पूरा का पूरा ट्रू कैप्सूल्स के साथ जो ग्लैंड को निकाल देंगे। ट्रू कैप्सूल्स के साथ निकालना है, ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने ट्रू कैप्सूल्स को टच किया, ट्रू कैप्सूल्स पे कोई भी इंजरी होगी तो इससे रिलेटेड जो डेंस कैपिलरी प्लेक्सस होते हैं वो डैमेज हो गए, वहाँ पर एक्सेस अमाउंट में ब्लीडिंग होगा। तो ब्लीडिंग को चेक करने के लिए हमें ट्रू कैप्सूल्स को टच नहीं करना है। तो ट्रू कैप्सूल डू नॉट टच, इसको बिल्कुल टच नहीं करना। सिर्फ फॉल्स कैप्सूल को हम लोगों ने रिमूव किया। रिमूव करने के बाद पूरा हम कैप्सूलेटेड जो ट्रू कैप्सूल साथ ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली थी। फिर उसके बाद देखेंगे थर्ड इसका जो अप्लाइड पार्ट होता है सब टोटल थायराइडोक्टोमी। मान लीजिए कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पर पूरा थायराइड ग्लैंड को रिमूव नहीं करना है, वहाँ पर कुछ पार्ट ही रिमूव करना है। तो उस केस में देखेंगे कौन सा पार्ट छोड़ेंगे, कौन सा पार्ट रिमूव करेंगे। तो यहाँ दिया सब टोटल थायराइडोक्टोमी। सब मीन्स होता है कुछ पार्ट,
सब मतलब होता है थोड़ा सा पार्ट, टोटल मतलब टोटल थायराइड ग्लैंड का कुछ पार्ट रिमूव करना है। उस केस में क्या करते हैं कि कौन सा पार्ट रिमूव करते हैं, कौन सा बचाते हैं, तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बोथ लोब्स आर लेफ्ट बिहाइंड। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है किसी भी थायराइड ग्लैंड का, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, पीछे वाला पार्ट होता है, वो छोड़ दिया जाता है, लेफ्ट बिहाइंड। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बोथ लोब्स, राइट एंड लेफ्ट जो लोब होते हैं उन दोनों लोब को पोस्टीरियर पार्ट छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है? बिकॉज टू अवॉइड रिस्क ऑफ साइमल्टेनियस रिमूवल ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। तो हम लोग को पता है कि थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड में, कौन सा ग्लैंड होता है? पैराथायराइड ग्लैंड होता है। मान लीजिए पैराथायराइड उसके सरफेस से अटैच रहता है या उसके पीछे जस्ट रहता है, तो जैसे ही हम लोग पूरा ग्लैंड रिमूव करेंगे उस कंडीशन में थायराइड के साथ पैराथायराइड भी बाहर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको रिमूव करने के, इसको बचाने के लिए, और दूसरा पॉइंट है कि क्यों करते हैं सब पोस्टीरियर पार्ट के अलॉन्ग, पोस्टीरियर पार्ट क्यों छोड़ देते हैं, तो देखते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव मिक्सोइडिमा, मान लीजिए पूरा थायराइड ग्लैंड निकाल दिया, उस कंडीशन में क्या होगा कि थायराइड जो हार्मोन्स होंगे वो डिफिशियंसी हो जाएगी, उनकी डिफिशियंसी हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाएगा? पोस्ट ऑपरेटिव मिक्सोइडिमा। तो पोस्ट ऑपरेटिव मिक्सोइडिमा अर्थात एक डिजीज होती है, यहाँ पर कुछ सिम्टम्स होते हैं ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन अगर टोटल निकाल देंगे, थायराइड हार्मोन की शरीर में कमी हो जाएगी, तो वहाँ पर ऑपरेशन के बाद एक डिजीज जनरेट हो जाएगी जिसको बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव मिक्सोइडिमा। तो इन दोनों कंडीशंस को बचाने के लिए यहाँ पर सिर्फ इंटीरियर पार्ट, अदर पार्ट रिमूव करते हैं, लेकिन कौन सा पार्ट छोड़ देते हैं? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बोथ लोब्स आर लेफ्ट बिहाइंड। तो यहाँ पर दोनों पार्ट इस तरह से लेफ्ट बिहाइंड करते हैं, पोस्टीरियर पार्ट को छोड़ देते हैं। चौथा इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट देखेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग थायराइडोक्टोमी करते हैं, थायराइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं, तो वहाँ पर क्या कहा जाता है टर्म? लाइगेशन ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी। हम लोग जानते हैं कि थायराइड आर्टरी, थायराइड ग्लैंड की जो सप्लाई होती है वो सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी होती है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? वो ब्रांच होती है कहीं ना कहीं एक तरह से एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है सुपीरियर थायराइड। देखेंगे यहाँ नीचे जा रही है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सीधे ब्रेन में चली जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, जबकि जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ये नेक रीजन में जो भी स्ट्रक्चर्स है उनको ब्लड सप्लाई दे रही है। तो यहाँ से देख रहे हैं एक्सटर्नल से एक ब्लड, एक आर्टरी के साथ साथ एक नर्व भी यहाँ पर पास होता है, इसको बोलते हैं लैरिंजियल नर्व। तो रिकरेंट लैरिंजियल, एक तरह से एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। तो दोनों का जो स्थिति होती है जब आर्टरी और नर्व निकलते हैं, जब आर्टरी और नर्व, मान के चलिए कि मान लीजिए सुपीरियर थायराइड आर्टरी है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, तो जब यहाँ नर्व निकल रहा है तो नर्व के पीछे आर्टरी जो एक तरह से सुपीरियर थायराइड आर्टरी यहाँ से निकल रही है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से, ये क्या निकल रही है? ये निकल रही नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ पर नीचे की तरफ जा रही है पर्टिकुलर सुपीरियर थायराइड आर्टरी। सुपीरियर थायराइड आर्टरी के पीछे पीछे एक नर्व भी चलती है, ये नर्व भी पीछे पीछे चल रही है। तो हमें ध्यान देना है कि जब हम लोग इस ग्लैंड को रिमूव करना है तो इसको, तो ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी कट होगी, ध्यान से कट करना पड़ता है। साथ ही साथ उस कट करने के बाद ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग को बंद करने के लिए हमें उसको धागे से बांध देना होता है। तो लाइगेशन का मतलब होता है धागे से बांधना। धागे से बांधना का मतलब आप ऐसा बांधेंगे कि नर्व न बंधे। नर्व अगर ये पास है तो नर्व नहीं, मतलब कि अगर यहाँ पर बांधेंगे जहाँ से ओरिजिन हो रही है, ओरिजिन वाले रीजन पे अगर आप बांध देते हैं तो उस नर्व आर्टरी के साथ साथ जो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व भी बंध जाएगी। तो उसके बंधने से क्या होगा कि जो नर्व का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी वजह से हार्सनेस ऑफ वॉइस और जो भी लैरिंग्स में जो सप्लाई दे रही है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाएगी, जो भी उसके फंक्शंस होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान देना होता है कि जब कुछ दूर चलने के बाद दोनों आर्टरी और नर्व एक साथ जाते हैं, थोड़े समय के बाद, थोड़े डिस्टेंस के बाद देखेंगे आर्टरी जब एपेक्स पे पहुँचती है, जो लोब के राइट एंड लेफ्ट लोब के एपेक्स पे पहुंचती है, अपर पोल पे पहुंचती है, तो वहाँ से नर्व थोड़ा सा डिस्टेंस दूरी बना लेता है। तो देख रहे होंगे जैसे ये अब पहले तो नज़दीक थे, जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद आर्टरी तो
इस तरह से है, नर्व थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया। तो जैसे ही अभी तक दोनों साथ आ रहे थे, जैसे ही थोड़ा डिस्टेंस हो गया है, अब यहाँ पर जो एपेक्स, यहाँ पर एपेक्स है, तो इसी एपेक्स के जस्ट अपर पोल के ऊपर जहाँ पर बाइफरकेट हो रहा है राइट लेफ्ट पार्ट में, देखेंगे आर्टरी बाइफरकेट हो रहा है, बाइफरकेशन से जस्ट पहले एपेक्स पर अर्थात अपर पोल पे इसको लाइगेट कर देते हैं। तो इस पॉइंट पे लाइगेट करते हैं, इस पॉइंट पे लाइगेट करते हैं, इस पॉइंट पे लाइगेट नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये कहीं ना कहीं थोरैक्टोमी में ये प्रोसीजर ध्यान रखना पड़ता है। तो ध्यान रखना है, लाइगेट कहाँ करेंगे, लोब के एपेक्स के जस्ट एबव करेंगे, न कि जहाँ पर नर्व, ताकि नर्व हम लोग का डैमेज ना हो सके या नर्व का सप्लाई नॉर्मल होता रहे। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो क्लिनिकल एस्पेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर शरीर में किसी भी वजह से थायराइड ग्लैंड की जो फंक्शंस होते हैं, हार्मोन की कमी हो रही है, उस कंडीशंस को बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मीन्स लेवल डाउन हो गया थायराइड हार्मोन्स का, तो जो थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन दैट इज कॉल्ड थायराइड हार्मोन अगर कम हो जाएगा, तो ये अगर बच्चों के केस में अगर ऐसी स्थिति हो रही है, ऐसी स्थिति अगर बच्चों के केस में हो रही है, तो इसकी वजह से जो बीमारी डेवलप होगी उसको बोलेंगे क्रेटिनिज्म। अगर ये बड़ों के केस में अगर अचानक से थायराइड ग्लैंड के हार्मोन सेक्रेट होना कम हो गए या खत्म हो गए, तो उसकी वजह से बड़ों में क्या बीमारी हो गया, मिक्सोएडिमा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने क्लिनिकल एस्पेक्ट की बात किया। धन्यवाद।